नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आज दोपहर 2 बजे सीएम की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो नए महागठबंधन में अपना सकता है 4 विधायक 1 मंत्री का फॉर्मूला। तो जेडीयू कोर्ट से 11 से 13 मंत्री बनने की चर्चाएं आ रही है। तो आरजेडी के हिस्से में 19 से 20 मंत्री आ सकते हैं। तो कांग्रेस से अधिकतम 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हम से एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वाम दलों ने अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं की है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो 2 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सीएम की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो नए महागठबंधन में अपना सकते हैं 4 विधायक और 1 मंत्री का फॉर्मूला। तो जेडीयू कोटे में 11 से 13 मंत्री बनने की चर्चाएं सामने आ रही है। तो आरजेडी के हिस्से में 19 से 20 मंत्री आ सकते हैं। तो कांग्रेस से अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस से अधिकतम 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हम से एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं वाम दलों ने अभी तक अपनी स्थिति को पूरी तरह साफ नहीं किया है। तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद कल जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा और आज दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो नए महागठबंधन में अपना सकते हैं 4 विधायक और 1 मंत्री का फॉर्मूला। तो जेडीयू कोटे से 11 से 13 मंत्री बनने की चर्चाएं सामने आ रही है। तो आरजेडी के हिस्से में 19 से 20 मंत्री आ सकते हैं। तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से 4 से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वहीं हम पार्टी से तो हमसे एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वाम दलों ने अभी तक अपनी स्थिति को पूरी तरह से साफ नहीं किया है। तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद महागठबंधन के साथ जेडीयू नीतीश कुमार ने जो है कांग्रेस और आरजेडी और बाकी दलों का जो है हाथ थामा है। तो महागठबंधन बना है। तो महागठबंधन की सरकार बनी है। तो आज दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि ये 8वीं बार होगा जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, आज दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। और बताते चलो कि ये 8वीं बार होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार बिहार में शपथ लेंगे। यानी इसके पहले 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार का ये 8वां मौका होगा जब वो शपथ लेंगे। और खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव भी शपथ लेंगे। और शपथ लेने के बाद तेजस्वी फिर दिल्ली जाएंगे ताकि वो मंत्रिमंडल के आगे का जो गठन हो उस पर लालू प्रसाद यादव से चर्चा कर सके, ऐसी खबर आ रही है। जी रजनी, खबर ये भी है कि डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आज शपथ लेंगे। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों आज शपथ लेंगे। इनके अलावा भी कई और मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक ये इस पे पूरी तरह से हरी झंडी नहीं मिली है, जिसमें राजद के कोटे से भी कुछ संभावित नाम सामने आ रहे हैं। और 19 से 20 मंत्री बनेंगे राजद के, ऐसी खबर आ रही है। और ऐसी ही खबर है कि 11 से 13 मंत्री बनेंगे जेडीयू के। तो ऐसे में अब ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि इनमें नाम किन किन का होगा, कौन सा विभाग किसके कोटे में होगा। हालांकि संभावित तौर पे ये माना जा रहा है कि वित्त और वाणिज्य कर, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, नगर विकास और आवास विभाग पे
पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन जैसी जो तमाम विभाग है जो बीजेपी के कोटे में हुआ करती थी वो आरजेडी के कोटे में जाएगी। और साथ ही साथ जो गृह विभाग जिसकी मांग तेजस्वी यादव ने की थी वो गृह विभाग नीतीश कुमार ने किसी भी शर्त पे उसे मंजूर नहीं किया और गृह विभाग जेडीयू के पास ही रहने वाली है। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल सचिवालय की निगरानी, निर्वाचन, ऊर्जा जो तमाम विभागें हैं वो रहेंगी जेडीयू के पास। साथ ही साथ ये भी खबर है कि कांग्रेस के स्पीकर हो सकते हैं। नाम की चर्चा अगर करें तो अजीत शर्मा के नाम की चर्चा बहुत है, लेकिन चूंकि मांग की थी आरजेडी ने कि जो स्पीकर का पद है वो हमारे कोटे पर हो, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि स्पीकर का जो पद है वो कांग्रेस के कोटे में जाएगा। यानी बीजेपी, आरजेडी ने जो दो मांगे रखी थी, स्पीकर का पद और गृह विभाग, ये इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। लगभग अब तक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उन्हें खारिज कर दिया नीतीश कुमार ने, और ये दोनों विभाग एक कांग्रेस के कोटे में गई है और एक जेडीयू के कोटे में। जी रजनी, क्योंकि गृह विभाग की बात कर रही हैं आप, तो गृह विभाग को लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार गृह विभाग को अपने अंडर ही लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से अब तक आठवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो पिछली 7 बार का रिकॉर्ड रहा है उस 7 बार में गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है। और इस बार ये खबर आ रही थी कि ये जो महागठबंधन की जो गांठ जुड़ी है इसमें ये शर्त रखी गई है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से गृह विभाग की मांग की थी और स्पीकर पद की मांग की थी। लेकिन जैसी खबर अभी हमें मिल रही है उससे ये जानकारी स्पष्ट हो गई है कि अभी भी नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास ही रखेंगे। और स्पीकर पद की जो मांग की गई थी वो ये खबर आ रही है कि स्पीकर पद के लिए कांग्रेस को मौका दिया जाएगा। जी रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो चलिए सीधे ले चलते आपको चमोली में, जहां पर सीएम धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस पूजा अर्चना में जहां हमारी भियाड़ियां गांव आती हैं तो एक अलग ही पूरे गांव में सब में खुशी का माहौल होता है। आज अनेकों कार्य जो भगवान राम के समय में कल्पना की जाती थी, जिस राम राज्य के बारे में हम लोग कल्पना करते थे, ऐसा राम राज्य आएगा जिसमें कोई भी जो है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक भी शासन पहुंचेगा, सरकार पहुंचेगी, व्यवस्थाएं पहुंचेंगी। उस काम को सही मायने में आज देश के अंदर राम राज्य लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न कराया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक के बाद आप देखेंगे जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर और नल से जल। अभी तक उत्तराखंड के अंदर 7 लाख परिवारों को इसके कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हमने चुनाव से पहले अभी ये संकल्प लिया था कि हमारे जितने गरीब परिवार हैं उन सब गरीब परिवारों को 1 साल के अंदर हम 3 सिलेंडर गैस के मुफ्त में देने का काम करेंगे। और हमने वो संकल्प लिया था। संकल्प हमारा कोई घोषणा नहीं थी, इसलिए हमने उसको संकल्प नाम दिया और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने उसका शासनादेश कर दिया है। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था में धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में कर दी है और जल्दी ही हमारी ये व्यवस्था जो है धरातल पर उतरेगी। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, इस राशि को 1000 से बढ़ाकर अब प्रति माह 1500 रुपये करने का भी हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड में पहले अभी तक जो वृद्धावस्था की पेंशन थी वो परिवार में केवल एक को दी जाती थी। अगर 2 दंपत्ति होते थे तो दोनों को दिए जाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने तय किया कि परिवार में अगर 2 दंपत्ति है, 2 हमारे बुजुर्ग घर में हैं, तो हम दोनों बुजुर्गों को पेंशन देंगे और हमने इसका शासनादेश कर दिया है। दोनों बुजुर्गों को पेंशन दिए जाने का शासनादेश शुरू हो गया है। आज 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को हम विस्तार रूप दे रहे हैं। 4 धाम के अंदर जितनी भी हमारी सड़कें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण से पिछले दिनों उनके निर्माण कार्य में व्यवधान आ गया था, उन सभी को अभी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जल्दी से जल्दी वो सब काम पूरे होंगे।
यहाँ से पूरे उत्तराखंड को जोड़ने वाले, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाला, सिमली से ग्वालदम होते हुए बागेश्वर से लेकर जौलजीबी तक का 288 किलोमीटर के सड़क को जहां जहां भी कमी है उसको टू लेन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मैंने अभी माननीय नितिन गडकरी जी से भेंट करी थी। हमने इस क्षेत्र की सारी सड़कों के बारे में उनसे विशेष रूप से चर्चा की है कि हमारे पूरे क्षेत्र को अच्छी आवागमन, अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ के लिए पर्याप्त मात्रा में करवाई जानी चाहिए, जिससे कि हमारे सीमांत क्षेत्रों को आने जाने में, यहाँ पर बाहर के लोगों को आने में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से अभी भारत सरकार ने एक रोपवे के लिए पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की है और पर्वतमाला परियोजना भी उसी प्रकार से जैसे भारतमाला परियोजना में पूरे सड़कों को आप देखते होंगे, आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ आने में अब समय कितना कम लगता है। पहले पूरा दिन लग जाता था, आज 6 घंटे 7 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है, जिसको हम कल्पना नहीं करते थे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा रेलवे का जो काम है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर हमारा एक जो सपना था इस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए कि उनके लिए रेल देखना एक सपने से कम नहीं था, साक्षात रेल देखना। टेलीविजन पर देखा होगा, अन्य माध्यमों से देखा होगा। उनके लिए चलकर रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी और यह सब सभी संभव हुआ है जब देश के अंदर एक कर्मभूमि के रूप में, एक ऐसे दूरदृष्टा के रूप में और एक कर्मशील प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। भाई बहनों, आज तमाम जगह पर नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग, टनल पार्किंग, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोग आते हैं, उनको गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं होती है। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी सरकार कर रही है। हमने जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रत्येक दिन का कर दिया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर हमने 15,000 से 20,000 रुपये किया है। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किसी तरह से न हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण से हमको तमाम तरह की जो हमारे अवरोध होते हैं, उन अवरोधों का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए दीमक के समान है जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। इस भ्रष्टाचार को समूल विनाश के लिए हमने इस पर सख्ती से काम करना शुरू किया है। उत्तराखंड की विजिलेंस ने, उत्तराखंड की सरकार ने 1064 यानी 1064 ये नंबर हमने जो है लॉन्च किया है, ये सेवा शुरू की है। इस सेवा ने अभी अनेकों ऐसे मामले जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, जिससे कि अगर उनके पास कोई शिकायत आए तो उसके ढांचे को मजबूत करने के लिए भी हमने व्यवस्था की है। जो विजिलेंस से सहयोग करते हैं, उनकी धनराशि जो जमा करते थे, उस धनराशि को लेने में 10 से 15 साल लग जाते थे। किसी ने कहा कि यहाँ पर घूसखोरी हो रही है, जरा इसको पकड़वा दीजिए, तो वो उसको जो धनराशि देते थे, वो धनराशि 10-15 सालों में भी वापस नहीं आती थी। हमने व्यवस्था कर दी है कि आप ये धनराशि केवल 15 दिनों के अंदर वापस हो जाएगी, 15 दिनों में उनको वापस मिलेगी। इसी प्रकार से उनका ढांचा बढ़ाया है, उसमें 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करी है, जिससे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। कि हम देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। एक सिस्टम के तहत जो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसी व्यवस्था शुरू हुई है, एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति कि हर किसी को काम करना है। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में आपको उसका रिजल्ट देना होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप विधायक हैं, सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपको वहां भी रिजल्ट देना होगा। आप प्रशासन के क्षेत्र में हैं तो वहां भी काम करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में है, किसी राजनीतिक दल में है, वहां भी काम करना होगा। ये वर्क कल्चर लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज एक समर्थ भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है, एक गौरवशाली भारत बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई, पूरी दुनिया के अंदर जब वैश्विक महामारी के रूप में महामारी आई, तो दुनिया के दोस्त ये चिंता कर रहे थे कि भारत में क्या होगा,
भारत में जब ये महामारी आएगी तो भारत दुनिया के लिए बोझ बन जाएगा, दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगी। देखिए, आप ये माता सीता का यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी नामकरण समारोह में जाते हैं, वहां भी 100 लोग होते हैं। छोटा छोटा कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, हर कार्यक्रमों में 100-200 लोग होना मामूली सी बात है। ऐसे समय में जब कोरोना में जहां हम लोग मास्क लगा रहे थे, तमाम प्रकार के सावधानियां बरत रहे थे, तो सबसे ज्यादा चिंता किसी को थी तो भारत को लेकर WHO को थी। WHO चिंता कर रहा था। ऐसे समय में भाइयों बहनों, लोग पोलियो को भी नहीं भूले थे। पोलियो किसके समय में आया था, और पोलियो की खुराक आते आते 1.5 दशक बीत गया, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। लोगों के मन में शंका थी कि ये भारत के अंदर अब पता नहीं कब वैक्सीन आएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जहां उन्होंने देश के अंदर इस महामारी का कुशल तरीके से आगे नेतृत्व करके उनका प्रबंधन किया, और प्रबंधन ही नहीं किया, साथ में 1 वर्ष से भी कम समय के अंदर में एक वैक्सीन नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम भारत की सरकार ने किया। और इसके साथ साथ केवल भारत के अंदर ही नहीं, हम कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी गीता कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि हमारा ये जो धरती है, ये पूरा संसार हमारा घर है। कहते हैं, अयम निजम परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुधैवम कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ऐसी बात छोटे चरित्र के लोग करते हैं, छोटे मन के लोग करते हैं, जिनका मन उदार होता है। और हमारी संस्कृति कहती है कि भारत की ये भूमि, भारत की संस्कृति, जिसके लिए सारा संसार अपना घर है। ऐसे समय में जहां लोग एक वैक्सीन के लिए भी जो है तड़प रहे थे, उस समय में भारत की सरकार ने अपने साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी 20 करोड़ वैक्सीन देने का काम किया भाइयों ने। और इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीब लोगों के लिए, जो छोटे काम करते थे, छोटी दुकान चलाते थे, मजदूरी करते थे, कोई ठेला लगाता था, कोई रिक्शा चलाता था, कोई तांगा चलाता था, कोई मजदूरी करता था, कि उसका काम बंद हो गया। ऐसे समय में भी उन्होंने चिंता करी कि इन सबको 2 टाइम का भोजन मिलना चाहिए, इनका चूल्हा नहीं मिलना चाहिए, कोई बिना भोजन के नहीं रहना चाहिए, खाली पेट रहकर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सबकी चिंता करी और देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन सुनिश्चित करवाया। भाइयों बहनों, ये योजना तब से शुरू हुई थी, मार्च से, और अभी तक चल रही है। ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं। आज आपके बगल में यहाँ बद्रीनाथ जी में, जहां मास्टर प्लान हमारी सरकार ने बनाया है, मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है। 280 करोड़ रुपए हमने उसके लिए धनराशि जारी कर दी है। आने वाले समय में आपको भगवान बद्री विशाल का पूरा प्रांगण एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। तो वहीं वाराणसी से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश पर तंज कसा है। तो उनके सामने आगे कुआं तो पीछे खाई है। नीतीश कुमार के शपथ लेने से हमें कोई भी समस्या नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से नीतीश कुमार को तंज कसा गया है। तो उन्होंने कहा है कि उनके सामने आगे कुआं तो पीछे खाई है, और उनके शपथ लेने से हमें कोई भी समस्या नहीं है। मैं उनके भविष्य के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो मन में कोई चीज़ रख करके जो इस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। मतलब अब तो वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनता सब देख रही है, ये धोखा हुआ है। नीतीश कुमार बिहार के विकास को देखना ही नहीं चाहते थे। तो पटना से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है और ये धोखा हुआ है।
आंतरिक सुरक्षा हो, देश की सीमा की सुरक्षा हो, भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं कर सकती है। कोई सरकार आड़े आएगी तो आड़े आने नहीं दिया जाएगा। काम जो भी अपनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं काम करेगी, और तुष्टीकरण तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यह कहीं यह कहने की बात है? मैं तो नीतीश जी से कहूंगा कि एक बार जाके और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के सीमाओं पर जाकर घूम लीजिए, जहां तो शादी विवाह में शंख बजाने की अनुमति ही नहीं मिलती है। नीतीश जी, आपको हर भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री, माननीय मंत्री, जितने हमारे 16 मंत्री थे, अपने विभाग से बिहार की जनता का कल्याण करना चाहते थे, तो उनको गुस्सा आता, उनको लगता था, अभी जनता पूछती थी कि आप 73-74 सांसद विधायक वाले पार्टी और 43 को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी का कितना बड़ा मन है, कितनी उदारता है कि बीजेपी जो कहती है उस वचन को निभाती है। कही थी 2020 के चुनाव में कि हम नीतीश जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बनाया बहुत कम सीट आने के बावजूद, और बीजेपी का सीट बहुत अधिक होने के बावजूद धोखा बीजेपी नहीं, धोखा नीतीश कुमार देने का काम किया। तो बिहार में फेरबदल होने के बाद, उठापटक का दौर खत्म होने के बाद कल गठबंधन टूट चुका है, जिसके बाद से अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयानबाजियां सामने आ रही है। तो चलिए सीधे ले चलते आपको लखनऊ में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। 50 सीट है, बाकी वेटिंग में है, आ रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ ट्यूटर वगैरह जितने हैं, फैकल्टी वगैरह पूरी है? सब 5 ट्यूटर मिल जाएगा, 5 ट्यूटर में ज्वाइन करना है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, ये सभी सुविधाएं हैं? 2 क्लासरूम है और आईटी लैब है, स्किल लैब है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल की व्यवस्था पूरी होगी, डाइनिंग हॉल है, खाने की व्यवस्था। अच्छा है, सभी बच्चों को कायदे से, प्रशिक्षकों को कायदे से वहाँ पढ़वाइए, अच्छा रहेगा। वाराणसी, डॉक्टर संदीप चौधरी, सीएमओ वाराणसी बोल रहा हूँ। बताइए सीएमओ साहब, क्या स्थिति है आपके वाराणसी में? कितने बच्चों ने अब तक एडमिशन लिया है? हमारे जनपद में 2 एनएमसीसी सेंटर, एक बड़ागांव, एक सोलापुर। सर, बड़ागांव में 44 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और सोलापुर में 43 बच्चों ने। बाकी बच्चे से फोन से बात हुई, आज वो ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन बच्चों के रहने की व्यवस्था है आपके पास? हॉस्टल वगैरह की सारी सुविधाएं हैं? सर, पूरी हॉस्टल की सुविधाएं, G+1 इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। 25 बच्चों को हमने यहाँ पे रहने की व्यवस्था इस बैच के लिए, 25 अगले बैच के लिए कर दिया, और खाने की लैब, स्किल लैब और हमारा आईटी सेल सभी उपस्थित है। साथ साथ हमने इनके केंद्रित होने के लिए भी यहाँ बैडमिंटन, कैरम और चेस का भी सुविधा रखी, जैसे अपने बाकी सभ्यता के अच्छा लाभ है। ये ट्यूटर आदि की नियुक्ति होती है? जी सर, सभी हमारे ट्यूटर में ज्वाइन कर लिए हैं। ये कभी आज उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बाकी सब यहाँ पर आके क्लास हमारा आज से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आप प्रशिक्षण पर जितना ध्यान देंगे उतना ही अच्छा आपको जो है स्टाफ और प्रशिक्षु का प्रशिक्षण उतना ही बेहतरीन हो पाएगा, और हेल्थ की पूरी जो सुविधा है वह इन्हीं लोगों के प्रशिक्षण पर निर्भर करेगा। इसलिए अच्छा प्रशिक्षण हो, उसके लिए अच्छी फैकल्टी रखिए, अच्छे ट्यूटर रखिए, अच्छे लोगों को आप रखेंगे और नियमित रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा
तो इसका लाभ इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्राप्त हो पाएगा। प्रदेश में जिन जिन स्थानों पर यह TNM सेंटर संचालित होने जा रहे हैं, 35 वर्षों के बाद ये अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं सभी केंद्रों को बधाई देता हूं और जो भी प्रशिक्षु हैं जिन्हें सस्ते में प्रवेश मिल रहा है, उन सबको भी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के सेवाओं के विस्तार के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, हमारे बड़े भाई वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।